अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। प्रोग्राम का आगाज आज के अहम तरीन मामले से। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने सूबाई इंतखाबात में ताखीर के मामले पर अज खुद नोटिस की समाअत की। इस केस में बुनियादी तौर पर 3 मामलात को देखने की बात की गई है: इंतखाबात देने की तारीख, इस आईनी जिम्मेदारी की अदायगी और इस हवाले से वफाक और सूबों की जिम्मेदारी। गुज़िश्ता रात से ही मुल्क के आईनी और सियासी हलकों में इस सो मोटो केस के बेंच को लेकर बहस छिड़ चुकी थी, मगर ये अंदाजा शायद ज्यादा लोगों को नहीं था कि ये बहस सुप्रीम कोर्ट के इसी बेंच के जजेस के दरमियान भी शुरू हो जाएगी। बेंच में शामिल मोअज़्ज़िज़ जज जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस मामले पर आज खुद नोटिस लेने पर ही अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। उनके मुताबिक ये आज खुद नोटिस जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के नोट पर लिया गया जब वो CCPO गुलाम डोगर का केस सुन रहे थे। इसके साथ साथ बेंच में शामिल 2 मजीद जज साहिबान जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर ने मौक़िफ़ अपनाया कि ये देखना होगा कि सूबाई असेंबली आइन के तहत तहलील हुई या गैर आइनी तौर पर, और आर्टिकल 184(3) के तहत असेंबलियों के मामलात को देखना भी चाहिए या नहीं देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की आज की समाअत से दिखाई दे रहा है कि एक आईनी बहरान के बतन से एक और बहरान जन्म ले सकता है। 2 सीनियर तरीन जजेस को इस बेंच में शामिल न करके एक ऐसे जज साहिब को शामिल कर लिया गया जिन पर ऑडियो लीक के साथ साथ करप्शन के इल्जामात भी सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान बार की जानिब से भी इसी मामले को लेकर इसी तरीके से एतराज़ उठाया गया है कि 2 सीनियर तरीन जज क्यों हिस्सा नहीं है। मुल्क की वकला तंजीमें भी इस जज साहिब के खिलाफ जिनकी ऑडियो सामने आई रेफरेंस दायर करने जा रही हैं। यूँ गुज़िश्ता 14 साल से हम ख्याल जजों पर मुश्तमिल बेंच बनाने की रवायत इस अहम मुल्की और आइनी मामले पर भी असर अंदाज होना शुरू हो गई है। इसी मामले पर प्रोग्राम का पहला सवाल रखेंगे। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, ईसा राना और वजाहत मसूद साहिब। आप सबके लिए पहला सवाल कुछ इस तरह से, इदारों के दरमियान ही नहीं इदारों के अंदर वाज़ेह तक़सीम क्या बार और बेंच के एतराज़ात के साथ ये आइनी बहरान हल हो सकेगा? यानी कि फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है इस पूरी सूरत हाल का, इस इंतहाई अहम मामले को लेकर? ज़ैगम खान साहब। वो हमारे यहाँ कुछ बाबा रहमते होते हैं जिनको आप एक झगड़ा तय करवाने के लिए बुलाएं तो वो 2 नए झगड़े पैदा करके जाते हैं। एक सादा सा आइनी मसला था। अब तक जितने आइनी मसले खड़े हुए हैं उनमें से जो आसान आइनी मसले थे उनमें से ये एक था। अदालत आलिया ने यह तशरीह करनी थी कि तारीख किसने देनी है, और काफ़ी हद तक वो वाज़े जो तहरीर है वो वाज़े है और कोई लंबा काम नहीं था, और सब सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे थे और सुप्रीम कोर्ट की तरफ मामला जा भी रहे थे। हाई कोर्ट में ये मामला पहले मौजूद था और सुप्रीम कोर्ट के बाद मामला जाता और वो तशरीह कर देते, मसला ख़त्म हो जाता। लेकिन वहाँ से दूसरा मसला, जैसे आपने कहा, एक नया मसला खड़ा हो गया, और नया तो नहीं है वो मसला तो कई साल से चल रहा है और वो कोर्ट के अंदर भी कई साल से चल रहा है। लीगल फ्रेटर्निटी भी उसको डिबेट कर रही है, पॉलिटिशियंस भी उस पर चिल्ला रहे हैं। वो है बेंच फिक्सिंग का मसला। यानी चीफ जस्टिस साहब ने पाकिस्तान में ख़ुद को अख्तियार दे दिया है कि वो बग़ैर किसी असूल के ख़ुद ही बेंच फिक्स, ठीक है, अख्तियार अपने आप को दे दे, लेकिन उस अख्तियार को वो कैसे इस्तेमाल करेंगे ये उनके साथी जजेस बार बार कहते रहे हैं, उनको याद दिलाते रहे हैं कि हमें इसके बारे में कोई असूल और ज़वाबित तय करने चाहिए। किसी चीफ जस्टिस साहब ने नहीं किया, क्योंकि एक बहुत बड़ा उनके पास एक तरह का अख्तियार आ जाता है, और बहुत से दीगर अख्तियार भी चीफ जस्टिस साहिबान ने अपने पास, मसलन सुओ मोटो का, वो कहते हैं कोई दूसरा जज नहीं ले सकता। जस्टिस गुलजार के दौर से शुरू हुआ, सुओ मोटो सिर्फ चीफ जस्टिस लेंगे, जजों की तैनाती का अख्तियार। और अगर आप दूसरी तरफ देखें तो वज़ीर आज़म जो एग्जेक्टिव का हेड है और एग्जेक्टिव के बेशुमार अख्तियारात उसकी ज़ात में उसके ओहदे की वजह से 22 करोड़ लोगों का मुंतखब नुमाइंदा है, उसके पर काट दिए कि आप खुद से कोई फ़ैसला कर ही नहीं सकते। जब तक कि पूरी काबीना फ़ैसला ना करे आपके फ़ैसले की कोई हैसियत नहीं है। अब ये मसला तो खड़ा होना था, जैसे आपने इसका बैकग्राउंड बता दिया। वो जो बैकग्राउंड है कि आपने 2 मुतनाज़िया जजों को डाला। एक जज साहब के आज ही पाकिस्तान की 5 बार काउंसिल्स ने उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा रहे हैं इनके ख़िलाफ़।
उन्होंने इस्तीफे का मुतालबा किया, उन्होंने करप्शन का भी इल्ज़ाम लगाया, टेपों की भी बात आई। दूसरे जज साहब के बारे में एक सियासी जमात चिल्ला रही है, एक से ज़्यादा सियासी जमातें चिल्ला रही है कि हमारा जो भी केस होता है ये जज साहब इसमें क्यों मौजूद होते हैं, ख़ास तरह का बेंच क्यों बनता है। फिर दो सीनियर तरीन जो जज हैं चीफ जस्टिस के बाद, काजी फायज़ ईसा और सरदार तारिक मसूद, उनको शामिल नहीं किया गया। भाई उनको आप शामिल क्यों नहीं कर रहे कि इतना बड़ा आईनी मामला है, या तो आप सीनियर मोस्ट जजों की 5-7 सीटों की आप बेंच बना दें, कोई इतराज़ नहीं करेगा, या फिर आप जैसे सब तकाजा कर रहे हैं कि आप फुल कोर्ट बनाएं। मेरे ख्याल में ये वक्त आ गया है कि हम सब मुतालबा करें कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने आप को भी रिफॉर्म करे। ये आईनी मामला नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के कंडक्ट का जिस तरीके से वो अपने आप को लेकर चलते हैं उसका मामला है। शायद इसके लिए आईनी तरमीम भी करना पड़े, इसके अलावा शायद कोई हल भी ना हो, लेकिन अब इसमें तब्दीली नागुज़ीर है सर। लेकिन जो हमारा आईनी मामला वहां गया उसका कोई हल निकलेगा, इसका बता दे, वो हल हो जाएगा या हम उनके हाउस पे चले जाएं कि वो ऑर्डर में है या नहीं है? मेरे ख्याल में उसमें कोई बहुत मसला नहीं है। आइन वाज़े तौर पर कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने, उसमें कोई इबाहम नहीं है। अब सिर्फ ये तय करना है कि किसने तारीख देनी थी। मेरी नज़र में वो भी वाज़े है, लेकिन अगर ये सदर की तरफ मामला लेकर गए, अब मामला ये है कि अगर आइन को छोड़कर इन्होंने एक नई आइनी तशरीह निकाल दी, नया आइन लिख दिया और सदर साहब को अख्तियार दे दिया सिर्फ इलेक्शन के कानून के तहत जो आइनी नहीं है। देखिए इलेक्शन एक्ट 2017 की 57 की क्लास को उठा के उन्होंने सदर को एक नया अख्तियार दे दिया तो फिर एक नया मसला खड़ा हो जाएगा। ठीक है, ज़ैगम साहब कह रहे हैं कुछ मुश्किल नहीं, कोई बहाम नहीं, मगर कुछ तो है कि 40 दिन हो गए इंतखाब की तारीख नहीं मिल रही। शहजाद साहब, आज ये भी रिमार्क्स किए गए कि असेंबलियां एक शख्स की हिदायत पर कैसे तहलील हो सकती हैं जब 5 साल के लिए आई। पहले ये देखा जाए कि असेंबलियां आईनी तौर पर गई या गैर आईनी तौर पर तहलील हुई। तो आप समझ रहे हैं कि ये जो बहरान खड़ा है तारीख का, ये हल हो जाएगा या इससे पहले ये हल करना होगा कि वो जो असेंबलियां गई वही दुरुस्त ना गई? अच्छा देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स या उनकी ऑब्जर्वेशन जो है हमारे सुपीरियर जजेस, उनके ऊपर तो बात मेरा ख्याल है मुनासिब ही नहीं है कि हम लोग करें। उनकी ऑब्जर्वेशन और किसी वजह से होंगी, चाहे वो अतर मिनल्ला साहब कहते हैं या कोई और जज वहाँ पे बेंच में कहते हैं, मेरा ख्याल है उसकी वजूहात हैं। हम उसका एक हद तक तो जवाब दे सकते हैं, लेकिन मुनासिब नहीं है कि उसको इस तरह डील किया जाए। लेकिन दूसरी बात, जो मेन मसला है, ये आइनी बहरान है क्या? आइनी बहरान ये है कि ऐलान कौन करेगा, या आइनी बहरान ये है कि 90 दिन में इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। और आइनी बहरान ये है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त निज़ाम है ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता हुआ नजर आता है। जस्ट फॉर रेफरेंस, 20 जनवरी और 22 जनवरी की 2 तारीखें हैं जिसके अंदर के 2 असेंबलियां तहलील हुई, और उसके बाद जो उनकी ड्यू डेट बनती है वो 20 अप्रैल या 22 अप्रैल के करीब जाके बनती है। अगर आज भी ये फैसला किया जाए कि इलेक्शन का फैसला हो जाए तो ये 27 अप्रैल से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते। यानी 20 और 27 के बीच में 7 दिन के लिए पाकिस्तान का पूरा निज़ाम इलीगल हो जाएगा। उसको कवर किया जा सकता है, कोई पार्लियामेंट कोई रूल निकाल ले कि शायद हमारा सुप्रीम कोर्ट ही कोई उसको कवर दे दे वगैरह वगैरह, ये इसकी नज़ीरें हैं। लेकिन फॉर दो 7 डेज यहाँ पर कोई कानून, कोई आइन, कोई अपनी जगह पे मौजूद नहीं होगा, ये हुकूमतें इल्लीगल होंगी। ये है आइनी बहरान। तो पहले ये देखना है कि जो आइनी बहरान है क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है, ये वायलेशन होती नजर आ रही है, इसका क्या करना है। अब उसके अंदर अगले सवालात आपके आ जाते हैं कि अच्छा बार ने क्या बोला, अच्छा फलाने और जज ने क्या ऑब्जर्व किया, कॉम्पोजिशन बेंच की क्या है, क्या होनी चाहिए। मेरा ख्याल है वो ये तमाम मामलात हैं जो मेरी नजर के अंदर जब ये इशू रेज हो गए हैं, ये आए हैं सवालात, तो इनका हल भी आहिस्ता आहिस्ता निकलता आएगा। ये नहीं हो सकता कि कोई इतनी मनमानी और जोर-आवरी के साथ फैसला दे दे और कहे कि नहीं यही ऐसे ही चलेगा। ऐसा मेरा ख्याल है अगर किसी भी पार्टी की तरफ बायस नजर आता है, चाहे आज ये बेंच तब्दील किया जाए तो लगेगा किसी और की सपोर्ट में तब्दील किया जा रहा है। अगर या तो ये मामलात जो हैं वो इस तरीके से पहले किए जाते वक्त से पहले कि वो जो 2 जज साहबान हैं या जितने भी जज साहबान हैं, मैं तो नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझता या नंबर बताना भी मुनासिब नहीं समझता जिन पे इस किस्म के ऑब्जर्वेशंस हैं, तो उसको पहले बार्स को हैंडल कर लेना चाहिए। आज जब बेंच बन गया, अब जब ये लेके आएंगे तो फिर किस मुंह के साथ ये बात करेंगे कि असल में हम इस तरफ की नहीं बल्कि उस तरफ की मदद करना चाह रहे हैं, अगर इनके ऊपर किस किस्म का कोई एतराज है। और अगर यही एतराज है तो बेंच के अंदर तो बहुत सारे जजेस होते हैं, 9 जजेस हैं, 11 भी कर लेंगे, 17 भी कर लेंगे, मुख्तलिफ आरा के साथ आएंगे। दूसरी बात,
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब लास्ट टाइम एक मसला गया था एक जज साहब के बारे में, तो क्या फैसला हुआ था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में? आहिस्ता आहिस्ता हमने कहा कि ब्रदर जज के लिए मामला जो है इसको जायल कर दिया जाए, डाइल्यूट कर दो इस चीज को, और वो मामला उधर खत्म हो गया, रफा दफा हो गया। अच्छा, उसके बेशक भले आज वो क्या करें, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक नजीर ये भी मौजूद है कि ब्रदर जजेस के खिलाफ कोई फैसला नहीं करता, वरना जो टेप आई, वरना उसके बाद जो बातें जिस किस्म की हो रही हैं, चाहे वो जलसों में हो रही हैं या कोई बार उठा रहा है, तो इसका मतलब है कि इनके ऊपर या तो हमारी नजीर होती कि ये हमारे कोर्ट्स इसके ऊपर कोई एक्शन ले चुके होते, लेकिन हमने तो माफी तलाफी का काम शुरू किया हुआ यहाँ पर। तो मेरा ख्याल है कि जो भी लेकिन एक छलनी से गुजारा भी गया उस वक्त, ठीक, मेरा छलनी से गुजारा गया। मेरा ख्याल है कि ये जो होगा बेहतर होगा, इसी में से रिजल्ट जो होगा बेहतर होगा। और एक फाइनल नहीं, एक मुझे बात कर रही दीजिए, असल में जो सबसे बड़ा मसला है ना, आईनी मसला ना कहिए, एक तो सियासी मसला कहिए, जब भी कोई आईनी मसला या आईनी या कानूनी मसला बनता है तो पहला स्टेप होता है कौन उसको रिजॉल्व करता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट लोगों की तर्जुमान है, अवाम की तर्जुमान है, सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान की तर्जुमान है। जब वो नहीं कर पाती फिर मामला अदालत में जाता है, एक हाई कोर्ट में जाए या सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, और अगर वहां भी नहीं होता उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया जाए, बना दिया जाए, ना माना जाए, फेल कर दिया जाए, तो फिर क्या होता है? कहां जाता है? फिर वहां जाता है जहां पर हम नहीं चाहते कि ये जाए। और तो हम कुछ सालों से देख रहे हैं कि इस मुल्क का हर मामला और हर मसला अदालत ही में जाके हल हो रहा है, वो पार्लियामान से हो, वो सियासी हो या कुछ भी हो। अब सार साहब आपकी तरफ आऊंगी। पाकिस्तान बार की तरफ से एतराज किया गया है बेंच की तश्कील पर। 2 सीनियर मोस्ट जजेस वेरी नेक्स्ट टू चीफ जस्टिस, वो क्यों हिस्सा नहीं, और खुद बेंच के अंदर से इस बात पर एतराज किया गया कि आज खुद नोटिस की बुनियाद ही ठीक नहीं, मामला इंतहाई अहम है, एक आईनी मामले को हल करना है। क्या बहरान हल होगा या कोई नया बहरान खड़ा हो जाएगा? देखें आयशा, अगर तो नीयत साफ़ है तो बहरान हल हो जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है कि बहरान हल ना हो, और बड़ा सादा सा है। लेकिन यहाँ लगता नहीं है कि बहरान हल करना चाह रहे हैं मुअज़्ज़ज़ बेंच। जिस तरह की तश्कील की गई है बेंच में, और पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जितने भी सियासी हसास मामलात हैं उसमें ख़ास किस्म का हम ख्याल ग्रुप है, उसी पे बेंच मुश्तमिल होता है और वही सारे फ़ैसले दे रहे हैं। और जो 2 जजेस पे एतराज़ हुआ है उसमें एक तो है मुअज़्ज़ज़ जज मुज़ाहिर अली नकवी साहब, जिनके बारे में एक रेफरेंस तो फ़ाइल हो चुका है कि उन्होंने करप्शन की है और एक बहुत सस्ती ज़मीन, बहुत महंगी ज़मीन बहुत सस्ते दामों ली है। अब उन पे रेफरेंस फ़ाइल हो चुका है। फिर उनकी टेप आई है साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ राई के साथ। फिर आबिद ज़ुबैरी की भी एक टेप आई है जिसका जिक्र आज मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने अपने एतराज़ में किया बेंच में बैठ के, जो बड़ा वैलिड है, और उसको इस तरह डिसमिस नहीं किया जा सकता कि वो बेंच का आपस का मामला है और ऐसी कोई नज़ीर नहीं है। बड़ा अहम उन्होंने उस पर नुक्ता उठाया है। और तीसरी बात यह है कि जो जस्टिस एजाजुल हसन साहब हैं और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी हैं, उन्होंने गुलाम मोहम्मद डोगर CCPO की बहाली का केस था, उसमें इलेक्शन का मामला लेके आए और उसके ऑर्डर में उन्होंने लिखवा दिया कि इस पर सो मोटो होना चाहिए। तो वो अपना जो जहन था वो उसको डिस्क्लोज़ कर चुके हैं ऑलरेडी। उनका इस बेंच में मौजूद होना इंतहाई गैर अखलाकी हरकत है, और उनको ख़ुद जो हम यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में डिस्कस करते रहते हैं ना कि अच्छे लोग मुस्ताफ़ी क्यों हो जाते हैं, हो जाना चाहिए उन्हें, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने मिसाल कायम कर दी। तो ये है वो वक्त यूरोपियन स्टैंडर्ड्स यहाँ पे कायम करने का कि जिन जजेस पे एतराज़ है वो मुस्ताफ़ी हो जाएं, या फिर वो कानून का सामना करें, या मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब हौसला करें और इनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है उस पर पहले फ़ैसला करें, या उन्हें उस बेंच में से हटा दें जिस पे तमाम बार्स ने एतराज़ किया। आपने अपने इंट्रो में भी बताया है, बहुत तफसील से आपने वो सारी बात बता दी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि, और फिर उसके बाद आप देखें कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक बहुत अहम नुक्ता उठाया है। उन्होंने कहा है कि क्यों ना हम ये देखें कि असम्बलियाँ जो तहलील हुई हैं क्या वो आइनी तरीके से हुई भी हैं या नहीं हुई। तो बुनियादी सवाल तो अगर वहाँ पे चला गया तो फिर ये अगला आइनी बहरान तो रहेगा ही नहीं कि सदर को इख्तियार था डेट अनाउंस करने का या नहीं। उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक और पॉइंट रेज़ किया कि क्या नहीं, मुझे थोड़ा सा टाइम तो दे, मैं ज़रा बात तो पूरी कर लूँ, कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो पॉइंट उठाया है ना वो भी बड़ा आम है। उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया है डिक्टेट। उन्होंने कहा कि क्या एक पार्टी का लीडर डिक्टेट कर सकता है
एक चीफ मिनिस्टर को कि जो असम्बली 5 साल का मैंडेट लेके आई है जिसमें और भी सियासी जमातें हैं, वो सिर्फ एक सियासी जमात नहीं है उसमें जिसके लीडर ने ऑर्डर कर दिया है कि असम्बली तहलील कर दो, उन सब के मैंडेट को 5 साल से पहले आप जिन वजूहात की वजह से तहलील कर रहे हैं, क्या वो वजूहात इस काबिल हैं कि उस असम्बली को तहलील किया जाए? तो ये बड़े आम सवाल आते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बुग़्ज़ है ऐसा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को किसी भी बेंच में नहीं बिठाया जाता जो जहां भी सेंसिटिव और सियासी मसाइल आते हैं। और यही सवाल आप साहब आगे बढ़ाते हैं, यही सवाल पाकिस्तान बार में भी उठाया है कि सीनियर मोस्ट जज वेरी नेक्स्ट टू चीफ जस्टिस हैं। अहम आईनी सर मैं आगे बढ़ूंगी सर, फिर टाइम कम हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, बड़ा अहम बात है। ऊपर जैगम साहब ने भी हाउस की बात की सर नहीं सर, सबको शामिल करना है ना। वजाहत साहब भी वेट करें, इन हाउस इन ऑर्डर है या नहीं, वहां पर बात जा रही है, बार बार हर तरफ से इतराज। वजाहत साहब प्लीज, आपके ख्याल में आईनी बहरान हल होगा? यहाँ ये जरूर कहा गया है कि नियत ठीक हो तो तमाम मसाइल हल हो सकते हैं, लेकिन पिछली चीजें भी खुल रही हैं साथ साथ। क्या आईनी था, क्या गैर आईनी, किधर जा रहे हैं? दस्तूरी और जमहूरी निज़ाम हुकूमत में नियत की कोई अहमियत नहीं होती। लिखा हुआ लफ्ज़ होता है, प्रेसिडेंट्स होती हैं, उनके मुताबिक जो है तरीक़ाकार जो है वो अख्तियार किया जाता है। मेरे जैसे सियासी और जमहूरी जहन रखने वाले पाकिस्तान के शहरियों ने बहुत पहले जब ये निगरान हुकूमत का हमने तुकमा लगाया था अपने सियासी बंदोबस्त में, तो उसी वक्त एतराज़ किया था कि एक न एक दिन ये पलट के बूम रैंक करके आएगा, और वो आ गया है। अब मसला ये है कि इंतखाबात कब होना है या इंतखाबात की तारीख किसको देना है, इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक सवाल और भी है कि अगर 2 सूबों में हुकूमतें मौजूद होंगी तो बाकी जगहों पे निगरान हुकूमतें होंगी, तो क्या हमारे मुल्क में इतनी मजबूत जमहूरी रवायत मौजूद है कि सिटिंग सूबाई हुकूमत जो है वो इंतखाबात में मुदाखलत नहीं करे? अगर ये रवायत मौजूद होती तो हमें ये निगरान हुकूमत का जो हमने बहुत ही गैर मामूली नमूना कायम किया, जो दुनिया में जमहूरियत में कहीं नहीं होता। सिटिंग गवर्नमेंट जो है उसके कुछ अख्तियारात इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल हो जाते हैं और बाकी गवर्नमेंट काम करती रहती है। तो अब मसला ये है कि हमारे यहाँ एक तो ये अब ये सवाल अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक सामने आया, लेकिन ये आना तो है। वन दूसरी बात यह है कि बेंच की तश्कील के मामलात में इस कदर ज़्यादा तसलसल पाया जा रहा है, जैसा कि भाई अबसार कह रहे थे और उनसे पहले जैगम साहब ने भी बात की, शहजाद साहब ने भी बात की थोड़ी बहुत उस पर, कि ये महज इत्तफाक नहीं हो सकता है। सर ये जलसों में गूंजने लग गया, ये भी कोई अच्छी बात नहीं बनेगी। आज मरियम नवाज ने वो 5 का टोला कहते तस्वीरें चला दी हैं सिटिंग जजेस की। मैंने देखी हैं। I was upset to see judiciary being dragged into political discourse, लेकिन simultaneously हमें ये भी देखना चाहिए कि बेंच कोर्ट को अपने एहतराम का जो है वो ख्याल करना चाहिए था। हमने पिछले 8-10 बरस में जो मिसालें कायम होती देखी हैं, ख़ास तौर पे ये जो 184/3 का जो अस्यूम कर लिया गया है अख्तियार, ये इस कदर वसी है और इसकी इतनी बड़ी इम्प्लिकेशंस हैं। और अभी मैं दोबारा याद दिला रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सीनियरिटी के उस प्रिंसिपल को जिसे 1995 में मान लिया गया था, एलिवेशंस के वक्त जो है जिस तरह से नज़रअंदाज किया है, उससे मैं कुछ आगे आने वाले बहरान देख रहा हूँ। आपने फरमाया कि आईनी बहरान हल होगा या नहीं, मैं इसे मजीद पेचीदगी की तरफ बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। चलें जी, एक जवाब ये आया कि हल नहीं है, पेचीदा होगा। इसार राना साहब 184/3 को खुद ब्रदर जजेस ने भी आज सवालिया निशान बना दिया है, जिसपे वजाहत साहब भी बात कर रहे हैं। और मरियम नवाज ने जो तकरीर की, जब मैं कह रही हूँ वो सिटिंग जजेस को आज वहां पर मेंशन कर रही थी और तस्वीरें चलाई, तो जो 5 का टोला कहती हैं, आज वहां से साबिक COS का नाम गायब था और DGI को उन्होंने बहुत ललकारा और पुकारा है। देखिए वो एक शेर है, उसको मैंने थोड़ा सा अमेंड किया है कि कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक नवा कटा खुल जाता है। हम इस बात पे मुतमईन हो रहे हैं कि चलें कोई रास्ता, कोई दरीचा हवा के रुख पे नहीं बनाया। वो तो फिर अब लंबी बात है ना कि किसने नहीं बनाया। मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ कि हम ये समझते हैं कि चलें ये मामला हल होने की जानिब जा रहा है, लेकिन अचानक कुछ लोग बीच में आते हैं और वो कहते हैं खेडांगे ना खिडावांगे, बीच पर सूड़ी पावांगे, और वो मामले को सारे को तलपट कर देते हैं।
अफसार भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि 2 जजेस ने जब सो मोटो का लिखा तो उनकी जो सियासी सोच थी वो क्लियर हो गई थी। लेकिन यही सवाल मैं फिर करता हूं कि जब 2 जजेस और या एक जज ये कहता है कि जी असेंबलियां कैसे तोड़ी गई, तो उनकी भी सियासी सोच सामने आ रही है। अगर ये तोड़ने का पे एतराज़ था तो ये मुस्लिम लीग नून जाती, काफ लीग जाती, जो स्टेक होल्डर है वो जाते। जब किसी सियासी जमात को इस पे एतराज़ नहीं हुआ तो अचानक ये जो आइडिया आया कि भाई ये क्यों टूटी, तो ये भी एक सियासी सोच की तरफ इशारा कर रही है बात। अब मैं बड़ी एहतियात से बात करूँ। दूसरी चीज़ ये देखें, मैं बार बार आपके प्रोग्राम में, अपने प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि जो बेईमान है, जो करप्ट है, उसे सजा मिलनी चाहिए, चौक में खड़े होकर मिलनी चाहिए। लेकिन ये कोई तरीका नहीं कि जो लोग करप्शन के ऊपर फारिग हुए वो करप्शन का इल्जाम लगाएं जजेस के ऊपर, जिनके ऊपर बाकायदा साबित हुआ कि ये सादिक और अमीन नहीं है, वो कहें कि नहीं ये सादिक और अमीन नहीं है। आप तो डिक्लेयर्ड हो गए भाई, आप कैसे किसी पे करप्शन का इल्जाम लगा सकते हैं? और तीसरी चीज और सुन ले कि अगर किसी जज के ऊपर करप्शन का इल्जाम लग रहा है और सब आज हम ये कह रहे हैं कि वो होना चाहिए, तो माजी में भी उन जजेस के ऊपर बहुत सारे, मैं एहतियात से बात कर रहा हूँ, करप्शन का इल्जाम लगा जिनको आज हम, लेट मी कंप्लीट, मैं भी अफसार भाई की तरह मैं कह रहा हूँ, मुझे भी बात पूरी करने, आज हम उनके साथ खड़े हुए हैं ना, वो भी पेश हुए थे। उतना ही टाइम दूंगी, ये मेरा इख्तियार है, मैं कितना दूंगी, बेशक आप लोग इतराज करें जितना, मुझे ब्रेक पे जाना है। मैंने आपके इख्तियार को 2 जुमले और कहने तो ब्रेक के बाद, वरना कंप्लीट। मैं आपके इख्तियार को कभी चैलेंज नहीं करता क्योंकि हमेशा आपका इख्तियार मेरे पे शुरू हो जाता है, क्या कर सकता हूँ। अब कंप्लीट करना है, वापस आगे चलें, ब्रेक से वापस आते हैं तो इशारा 2 जुमले और कहने, ब्रेक के बाद लेते हैं। स्ट्रेट टॉक में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले इसार साहब बात कर रहे थे कि जो आईनी बहरान हल हो सकेगा, क्योंकि अब सर्विंग जजेस के मामले को सियासी तौर पर जलसों में भी रगीदना शुरू कर दिया गया। इसार साहब मुकम्मल कीजिए। देखिए, मैं ना आज अपने प्रोग्राम में इंतहाई आला मिसाल पेश करता हूँ आइन और कानून को तस्लीम करने की, और मैं कहता हूँ कि मैंने अपनी बात पूरी कर ली। आप अगले क्वेश्चन पे चलिए। चलें जी, इनके पास लफ्ज़ ख़त्म हो गए, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम मामला है जेल भरो तहरीक का, यानी खौफ का बुत तोड़ने की एक तरगीब दी गई थी अपने कारकुनों को। पाकिस्तान इंसाफ की जेल भरो तहरीक का आज दूसरा दिन था। पेशावर से तहरीक इंसाफ के कारकुनों और रहनुमाओं को गिरफ्तारियां देनी थी। पीटीआई के कारकुन निकले, कुछ रहनुमा भी निकले, सेल्फियां बनाई और शाम मगरिब के वक्त घरों को चले गए। पुलिस के मुताबिक पीटीआई रहनुमा गिरफ्तारी नहीं दे सके। परवेज खटक ने कहा, हम इंतजार कर रहे हैं, इमरान खान अगले लाहे अमल का पैगाम देंगे। गुज़िश्ता रोज लाहौर में तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक में गिरफ्तारियां देने वाले कायदीन को कोट लखपत से अटक राजनपुर जेल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट जेल लिया में 24, भक्कर में 24, राजनपुर जेल में 25 कारकुनों को भिजवाया गया है। गिरफ्तार अफराद पर दहशतगर्दी और पुलिस वैन को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। गुज़िश्ता रोज रज़ाकाराना गिरफ्तार होने वाले कायदीन की रिहाई के लिए आज दरखास्तें लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से आज भी पुलिस वैन पर चढ़ाई देखने में आई, जिसके बाद पुलिस की जानिब से ऐलान किया गया कि जो कोई रज़ाकाराना गिरफ्तारी देना चाहता है कैदियों वाली गाड़ी में बैठ जाए। मगर गाड़ी में बैठने से पहले बाहर खड़े कारकुनों ने कैदियों को ले जाने वाली गाड़ी के टायर से हवा निकाल दी। आज भी गुज़िश्ता रोज की तरह कायदीन पुलिस वैन में बैठकर सेल्फियां बनाते रहे और फिर उतर कर ये जा वो जा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इस पर तंज करते हुए कहा कि कल तक जेल भरो के नारे लगाने वाले आज रिहा करो के नारे लगा रहे हैं। इसी मामले पर सवाल रहेगा, खौफ का बुत तोड़ने के लिए जेल भरो तहरीक, पेशावर में कोई गिरफ्तारी ना दी गई, रज़ाकाराना गिरफ्तारियों के चंद घंटे बाद रिहाई के लिए दरखास्तें। क्या जेल भरो तहरीक खत्म शुद्ध हो गई? जैगम साहब, मेरी आप सबसे दरखास्त है, 2-2 मिनट में आप लोग अपनी बात मुकम्मल करेंगे, प्रोग्राम का वक्त कम है हमारे पास। जी जैगम साहब। मेरे ख्याल में जेल भरो तहरीक अजीम शान अंदाज में कामयाब हो रही है। मैं आपको याद दिलाऊंगा, नवंबर 2016 में इमरान खान का दूसरा धरना था और उनके जुलूसों को रोक लिया गया था। हमें लग रहा था कि धरना नाकाम हो रहा है और इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने उन्हें फ़ोन करके कहा है कि आप क्या धरने वरने करें, हमारे पास आएँ, हम आपका केस सुनेंगे। और 5 मेंबर बेंच ने जिन केस को वो चाहते थे सुना जाए, जिस केस को फ्रिवलस करके अदलिया इससे पहले फेंक चुकी थी, वही सुप्रीम कोर्ट फेंक चुकी थी, उसने पनामा का वही केस उठा लिया था। आज क्या हुआ, आपने देखा कि मुअज़्ज़िज़ अदलिया ने इस वक्त जबकि इमरान खान ने एक नई तहरीक चलाई है, सुओ मोटो ले लिया। तो इमरान खान ने वो माहौल पैदा कर लिया है जिस साजगार माहौल में हालात और वाक़यात उनकी तरफ को जाते हैं। मैं आपसे कल भी अर्ज़ कर रहा था कि आप इसको एक पॉलिटिकल इवेंट के तौर पर देखें।
ये तहरीक नहीं है, ये कोई इनकलाब नहीं है, ये एक पॉलिटिकल इवेंट है जिसका मकसद एक ख़ास माहौल पैदा करना है, जिसका मकसद मीडिया की तवज्जो हासिल करना है और माहौल को गरमाना है। ये बैक एंड फोर्थ आपको, मुझे शायद लग रहा होगा कि ये क्या मजाक चल रहा है, लेकिन वो माहौल तो पैदा हो रहा है और उनके वर्कर वो तो मोबिलाइज हो रहे हैं। अब छोटा सा एक मसला ये हुआ है कि हुकूमत ने वादा किया था कि हम गिरफ़्तार नहीं करेंगे, अब उन्होंने गिरफ़्तारियाँ शुरू कर दी, तो वो जो पूरा मोमेंटम था उसको ज़रा हुकूमत ने ख़राब किया है। इसको चलाने के लिए, जिसको वो तहरीक कह रहे हैं, थोड़ा सा वक्त चाहिए था कि रोज़ कुछ कुछ काम करते जाते वो मोमेंटम ज़रूर ख़राब हुआ है। इसार साहब आपकी तरफ आऊँगी, क्या ये सिर्फ एक सियासी माहौल ही है, फिर कोई तहरीक नहीं, माजी से कोई इसका ताल्लुक नहीं है, सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट डेली क्रिएट करना एक कोशिश है? बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, ना हुकूमत इस मामले में संजीदा है तो ना ही PTI संजीदा है। उन्होंने जो एक इवेंट क्रिएट करना था वो कर लिया। रोज़ाना स्क्रीन के ऊपर उनका एक इवेंट चल रहा होता है और उसके ऊपर तबसरे और गुफ्तगू हो रही होती है, तस्वीरें बन रही होती हैं, सुबह अखबारात में तस्वीरें छप जाती हैं। और ये ताज़ा तरीन जो सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के बाद तो खुद इमरान खान भी मुझे ऐसा लगता है कि कंफ्यूज हैं कि अगर वो सारे बंदे फड़वा देंगे अपने लीडर और इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा और हुकूमत उन्हें 3 महीने के लिए अंदर कर देगी तो इलेक्शन कितने लड़ने, ये भी एक अब सवाल उनके सामने खड़ा है। यानी अब ये समझ लें कि इमरान खान साहब एक दोराहे पे हैं, आगे खूं तो पीछे खाई वाला मामला है। मतलब उनको अपनी स्ट्रेटेजी कमजोर दिखाई दे रही कि मैंने सोचा नहीं, ये भी हो सकता है। डेफिनेटली सोचा नहीं होगा तो ऐसा हुआ, या फिर हो सकता है कि उन्हें ये पता हो कि मैंने ये प्रेशर क्रिएट करना है तो आगे जाके इस तरह की इन्वायरमेंट होगी। ये तो खैर मैं एक वैसे ही अंदाजे के उस पर कह रहा हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि चाहे गिरफ्तारी हो ना हो, ये इवेंट रोज़ाना होगा और पूरे पाकिस्तान के शहरों में होगा अनटिल अनलेस मामला कहीं जाके ठहर नहीं जाता। इमरान खान साहब का होमवर्क मुकम्मल है, आप गिरफ्तार नहीं करें, वो भी गिरफ्तार नहीं होना चाहते, लेकिन वो रोज़ आएंगे, मुख्तलिफ शहरों में जाएंगे, एक शोर शराबा करेंगे, एक क्या कहते हैं माहौल बनाएंगे, इवेंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद आपकी मर्जी है गिरफ्तार कर लें या ना करें। लेकिन जिस तरह आज कल पंजाब में से गिरफ्तार, लाहौर से गिरफ्तार होने वालों को इतनी दूर दूर जेल भेजा गया, राजनपुर, लिया, अटक, बिल्कुल मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तहाड़ जेल भी ना भेज दें। लेकिन ये कि चले वो मतलब हमारे दस्तरस में नहीं है। इससे हुकूमत का भी अंदाज़ा हो रहा है कि वो भी इस गिरफ्तारी को सीरियस ले रहे हैं और लेने जो पकड़े जाते हैं उनको बहुत सीरियस ले रहे हैं, जो पकड़े नहीं जा रहे उनकी नहीं मैं कह रहा। लेकिन इमरान खान एक शो कामयाब करने में कामयाब हो गए हैं, यानी कि ये तहरीक खत्म शुद्ध नहीं है, अभी आगे बढ़ेगी इन योर ओपिनियन। शहजाद साहब, आपके ख्याल में ये एक कामयाब स्ट्रेटेजी रहेगी PTI के लिए? क्योंकि खबर तो आज ये भी रही कि कल जब यहाँ लाहौर के उठा लिए गए कारकुन चले गए, उन्होंने जेल भरने की तहरीक में रवाना हुए तो जमान पाक बाहर से खाली हो गया, किसी और को मौका ना मिल जाए कोई और कार्रवाई डालने का। हाँ आयशा, असल में आपके सवाल का जो सबसे दिलचस्प जो फ्रेज है ना वो है खौफ का बुत। किसके, कौन अपने खौफ का बुत तोड़ रहा है? अच्छा, जब ये तजर्बात किए जाते हैं ना, जब किसी के खतरनाक यानी बहुत सीरियस जो तजर्बात होते हैं तो उसमें एक टर्म यूज होती है गिनी पिग्स या गिनी पाउल्स, यानी कोई ऐसा परिंदा जिसको कि गन के अंदर से फायर किया जाए ये देखने के लिए कि किस किस्म के असर। तो वो लगता है कि जो 4, 5, 6 या 70 या 20, 15 जो लोग गए हैं, मेरा ख्याल है ये खौफ का बुत तोड़ेंगे ये देख के कि यार इनके साथ क्या होता है हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर। और अगर कुछ नहीं होता तो हो सकता है कि जब अगर मैं पकड़ा जाऊं तो शायद फिर मेरी भी कोई हफ्ता 10 दिन तो कम से कम बचत रह सकती है। तो खौफ का बुत कहीं और है असल में। जब इमरान खान साहब गए ना अपने उसके अंदर, ये जब ये PMLN के पीछे पड़े अपने दौरे हुकूमत में और पकड़ना शुरू किया इसको उसको, तो एक बहुत मशहूर बात हुई कि खान साहब की मर्जी ये है कि गलियां हो जान सुंजियां विच मिर्जा यार फिरे। प्रॉब्लम ये हो रहा है, और मैं इसार की बात को दोहरा रहा हूँ यहाँ पे, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो जमान खान जो है ना, जमान पार्क, वो सारे का सारा वो हो गया, सुंजियां हो गया और वहां पर अब सिर्फ अकेला मिर्जा यार रह गया। प्रॉब्लम इनको हॉन्ट करेगा, मुझे इस सियासत की समझ नहीं आती, हॉन्ट करेगा क्योंकि अब मोस्ट क्रिटिकल टाइम सुप्रीम कोर्ट बाकी हाई कोर्ट्स में इस वक्त इलेक्शंस के बारे में हो रहा है। इसका सारा मकसद ये था इलेक्शन को किसी तरीके से इलेक्शन का इनेकाद हो, वो डिस्कशन वहां हो रही है। और ये सारे के सारे लीडर जो कि इस वक्त मुशावरत के लिए कहीं आगे पीछे मशवरे सलाह के लिए वो सारे जेलों में बैठे हैं। इलेक्शन लड़ने की तो बात छोड़ें। इसलिए मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जो स्ट्रेटेजी है ये हॉन्ट करेगी, ये फेलिंग पॉलिटिक्स है, ये फेल्ड पॉलिटिक्स है इमरान खान की। जैगम के साथ मैं एग्री नहीं करता, मैं कल भी सुन रहा था उनको, तो लेकिन बहरहाल ये उनकी अपनी सोच हो सकती है। मेरा ख्याल ये है कि बिल्कुल इस सियासत की मैं समझ नहीं रखता, ना ये समझ सकता हूँ इस चीज को।
तो आपके ख्याल में ये कुछ देगी नहीं बल्कि नुकसान करेगी? अबसार साहब, कौमी असेंबली से इस्तीफे दिए और फिर वापस जाने की कोशिशें रही कि अब इस्तीफे कबूल ना करो। सूबाई असेंबलियां तहलील की तो अब मसला समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से इंतखाब मिले। और जैसे शहजाद साहब कह रहे हैं कि जेल भरो तहरीक पे आए तो ये भी उनको हॉन्ट करेगी। पीटीआई की कोई भी स्ट्रेटेजी कामयाब नहीं हो रही पिछले चंद माह में, कोई ख़ास ही वजह है? वजह हाँ ख़ास है उसकी, और मैं बताता हूँ आपको वजह क्या है। पीटीआई एम्पायर को साथ मिला के खेलती है, ये बात तो तय है, और मैं उसकी आपको अभी मिसाल देता हूँ। जहाँ तक ये जेल भरो तहरीक है, ये तो 24 घंटे के अंदर अंदर मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। और आज जो पेशावर में कोई गिरफ़्तारी नहीं दी गई, ये उस नाकामी का एतराफ़ है। आप देख लीजिएगा अगले आने वाले दिनों में। आपने अभी परवेज़ खटक साहब के एक बयान का जिक्र किया कि हम इमरान खान के नए लाइहा अमल का इंतज़ार कर रहे हैं, और ख़ान साहब ने अभी अभी एक बयान दिया है कि पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो चुके हैं जहां पे अवाम ने वज़ीर-ए-आज़म के घर को आग लगा दी थी। अब ये अगर आप परवेज़ खटक के बयान से मिलाकर इमरान खान का बयान पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी कि अगला लाया अमल क्या आ रहा है। इसकी मैं इसलिए वजह बता रहा हूँ कि कुछ दिन पहले एक पीटीआई के बड़े सीनियर रहनुमा से मेरी मुलाकात हुई, और उन्होंने बताया कि जिस वक्त हम लॉन्ग मार्च लाहौर से लेकर निकले तो जनरल बाजवा हमें रोज़ाना ये मैसेज भिजवा रहा था कि 17 तक पिंडी पहुंचो, 17 तक पिंडी पहुंचो, 17 तक पिंडी पहुंचो। क्यों पहुंचो 17 तक पिंडी? क्योंकि उस वक्त नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रर होना था, और इमरान खान के ज़रिए दबाव डाला जा रहा था GHQ पे अपनी पसंद का आर्मी चीफ लाने के लिए। अब ये जो फवाद चौधरी साहब ने, वो भी जो जिस लीडर से मेरी बात हुई ना, वो भी फवाद चौधरी साहब के लेवल का है, और जेल में रह के आए थे, तो बाहर आए हैं तो मुलाकात उनसे हुई थी। इसलिए फवाद चौधरी साहब ने 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आपको इस इशू पर एक्शन लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौरन ज़ाहिर है उस पर अमल किया और सो मोटर ले लिया। कल आज उसकी पहली हेयरिंग हुई। तो इसलिए अगर आप परवेज़ खटक और इमरान खान की इस बयानात को आज सुप्रीम कोर्ट में जो सो मोटर शुरू हुआ है उससे मिला के देखेंगे तो आपको गेम समझ आ जाएगी कि अब सीट के ज़रिए दबाव डाला जाएगा सुप्रीम कोर्ट पे, क्योंकि GHQ पे दबाव नहीं डाला जा सका नवंबर में। इसलिए अब दूसरे एम्पायर की तरफ खान साहब और उनकी जमात की तवज्जो हो जाएगी, और अब देख लेंगे आने वाले दिनों में कि ये जंग अब सुप्रीम कोर्ट की 12 दरियों में लड़ी जाएगी। वो कैसे स्ट्रीट उस पर कितना प्रेशर इमरान खान डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, GHQ की तरह वो प्रेशर नाकाम होगा या कामयाब होगा, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन एक बात तो तय हो गई है कि कामयाबी के साथ जिस तरह फ़ौज के अंदर खान साहब ने तकसीम डाली है, इसी तरह उन्होंने जुडिशरी के अंदर भी तकसीम डाल दी है, और वो नज़र आ रही है। वो किस करवट बैठेगी अभी कुछ दिनों में नज़र आ जाएगी। चलें जी, अबसार साहब भी समझ रहे हैं कि ये कुछ निकलेगा ना, इससे ये खत्म ही हुई एक तरह से। लेकिन वजाद साहब उन्होंने एक जुमला बोला यहाँ पे कि इमरान खान एम्पायर से मिलकर खेलते हैं। कुछ देर पहले इमरान खान साहब खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब एम्पायर से मिलकर खेलते हैं। ये वहां से होती हुई जंग वहां तक तो पहुंच गई जहां पर हम पहले जिक्र कर गए, लेकिन ये सारे सियासतदान ही वहां से लाइन लेकर, क्योंकि मैं जेल भरो तहरीक में वो 70 की दिहाई की जेल भरो तहरीक को आज पढ़ रही थी तो उसका जिक्र था, वो भी उनके कहने पर हुई थी, अभी उनके कहने पर नहीं हो रही। ये इमरान खान की अपनी स्ट्रेटेजी है, क्या यही भी नाकामी की भी एक वजह हो सकती है? के 2 स्पेलिंग हो सकते हैं ना, भले उर्दू में हमारा तलफ़्फ़ुज़ एक ही हो, एक यू वाला एम्पायर और एक ई वाला एम्पायर। इमरान खान साहब को ई वाले एम्पायर के साथ मिलकर खेलने की आदत है। अच्छा। इन्हें मालूम नहीं है कि जेल भरो तहरीक 42 में होती है, क्विट इंडिया मूवमेंट ब्रिटिश एम्पायर को हिला देती है, 77 में होती है, MRD की मूवमेंट में होती है। हम लोगों ने जेल भरो तहरीकें देख रखी हैं। ये जो मेरे भाई जैगम लेके आए हैं ना मिसाल, अक्टूबर 2016 के आखिरी दिनों की, जब साकिब निसार साहब ने पैगाम दिया तो खुलेआम दिया था कि आप हमारे साथ आइए, हम आपको इंसाफ देते हैं, और वो इंसाफ 27 जुलाई 2017 को उन्हें दे दिया गया था। ये वो सूरत हाल नहीं है। उसकी मैं वजह थोड़ा सा एहतराम के साथ इख्तलाफ जो है वो भाई अबसार से भी करूँगा, क्योंकि GHQ के या साथ मामलात किए जाते थे, वो बहुत ज़्यादा दबीज़ दीवारों के पीछे होते हैं, उनके बारे में महज गैस और कियास ही किया जा सकता था। कोर्ट जो है, जुडिशरी जो है, वहाँ पे आर्टिकल 10 जो है वो मौजूद है,
वहाँ पे राइट टू डिफेंस मौजूद है, वहाँ दोनों तरफ के वकला ने पेश होना है और वहाँ जो भी फैसला दिया जाना है बार सूरत उसे अवाम के सामने आना है। ये लड़ाई इमरान खान साहब उन असूलों के साथ नहीं लड़ सकते जिन असूलों के साथ वो 2011 या उससे पहले से लड़ते चले आ रहे थे। टू मी it has been a very embarrassing episode for इमरान खान साहब एंड हिज पार्टी कि उनकी जो जेल भरो तहरीक है वो लाहौर में भी, पेशावर में तो जो हुआ सो हुआ, वो लाहौर में भी इट वाज अ जोक। मैं सिर्फ जोक कह रहा हूँ, जोक के साथ कोई एडजेक्टिव यूज़ नहीं कर रहा। और ये महज आवाम को जो है वो अहमक बनाने वाली कोशिश है। वो महज अब अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, और ये ख़बर ज़्यादा समझिए, इसे तज्ज़िया कम समझिए। अच्छा। इंतखाबात एक वक्त में होंगे, ये सूबाई इंतखाबात 2 असम्बलियों के उससे पहले नहीं करवा पाएंगे और शायद इमरान खान साहब के जो इंतखाबी ख्वाब हैं वो भी पूरे नहीं हो पाए। ना होगी ये, ना होगी 90 दिन में। लेट्स सी क्या उससे कुलिया बना लिया गया मैं मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। मैं ना आज तक वो मुझे साफ ही नहीं मिल रहे थे जिन्हें इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती थी। मेरा भाई मेरे पास बैठा है, अल्लाह का शुक्र है, मैंने एक बंदे को तो देख लिया अपनी लाइफ। आपने भी उसी भाई को देखा जो बरादराना यूसुफ में आता है, वरना तो बड़े पगड़ियों वाले भाई मौजूद थे। आपने भी उसी को देखा जो सबसे कमज़ोर था। मैं दोबारा अर्ज़ किए दे रहा हूँ कि निगरान हुकूमतें वफाक में हों और 2 सूबों में हों, और 2 सूबों में जो है वो इंतखाबात के बाद असम्बली 5 वर्ष के लिए हुकूमतें कायम हो चुकी हों। ये डाइकॉटमी नहीं चलेगी, या हमें निगरान हुकूमतों वाला सेटअप ही ख़त्म करना पड़ेगा या फिर इंतखाबात एक वक्त पे होंगे। चलें जी, हमारा सवाल ये था जो खौफ का बुत तोड़ने की कोशिश की जा रही है ये कितना कामयाब रहेगा। यहाँ एक और जाविये से ज़ैगम साहब ने समझाया है कि कामयाबी मिलेगी जैसे माजी में मिली थी, कि किस तरीके से कहा गया कि आए हम मसला हल करते हैं। देखना यह है कि क्या इस बार वो मसला जो हफ्ता 10 दिन के लिए अंदर जाएंगे वो बाहर आके क्या लोगों को बताएंगे कि क्या हम सब जेल जा सकते हैं। मगर अहम बात जो वजाहत साहब ने आखिर में आके कह दी कि वो ये समझ रहे हैं और उनके पास ये खबर है, ये तज्जिया नहीं है कि इंतखाबात पहले नहीं होंगे सूबाई असम्बलियों के, बल्कि आम इंतखाबात इकट्ठे होंगे, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली। देखना फिर यह है कि जो इस वक्त आईनी बहरान है इसको कैसे केटर किया जाता है और इसका हल क्या निकाला जाता है। आप अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।